नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत का माहौल भी गर्म होता जा रहा है। पार्टी होर्डिंग लगातार प्रचार प्रसार में लग रही है और इस पर सियासत भी तेज हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता विजय प्रताप यादव ने पलटवार किया। उन्होंने राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे की होर्डिंग लगवाई। यूपी के चुनावी युद्ध का शंखनाद हो चुका है। उपचुनाव के लिए प्यादों को उतार दिया गया है, बिसात बिछाई जा चुकी है। अब वक्त है ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल का, जिसे चुनावी युद्ध में सपा अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। जी हां, वो बयान जिसका खामियाजा हरियाणा में विपक्ष को भुगतना पड़ा था और ऐसे में अब सपा प्रमुख उस बयान का काट ढूंढ रहे हैं। मौसम त्योहारों का है, ऐसे आतिशबाजी की जा रही है, लेकिन यूपी की सियासत में पोस्टरबाजी हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से उपजी सियासत रोज नए नारे गढ़ रही है। जी हां, पोस्टर युद्ध किस तरीके से चरम पर है, जरा समझिए। सबसे पहले सपा की तरफ से एक पोस्टर सामने आता है जिसमें लिखा है 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर के जवाब में निषाद पार्टी बीजेपी के मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाती है 27 का खेवनहार। फिर एक नया पोस्टर सुर्खियों में आया। ये पोस्टर निषाद पार्टी के एक नेता की ओर से सपा कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और सीएम आवास समेत कई जगहों पर लगाया गया है, जिसमें लिखा है 27 का नारा, निषाद है सहारा। फिर योगी के बयान को भुनाया जाता है। इस बार विपक्ष फ्रंट में बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सपा प्रमुख जो बटेंगे तो कटेंगे के बयान को अनैतिक बता रहे थे, उनके चाचा की तरफ से सीएम योगी के इस बयान का पलटवार किया जाता है। बटेंगे तो पिटेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा है, पोस्टर के जरिए सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। यहां दबदबा किसका है? सपा एक के बाद एक पोस्टर जारी करती है और उस पर लिखा होता है न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर नया पोस्टर जारी किया है। इसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जी हां, बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब काफी पॉपुलर हो गया है। इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। खैर, बटेंगे तो कटेंगे तो क्या वोट बढ़ेंगे, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से लगातार आंदोलनरत हैं। बृहस्पतिवार को दीपावली के अवसर पर इन अभ्यर्थियों ने इको गार्डन धरना स्थल में रंगोली बनाकर और दीप जलाकर दीपावली मनाई। ये अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से धरना स्थल यानी इको गार्डन में ही दीपावली और होली जैसे प्रमुख त्योहार मनाते हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से इसी इको गार्डन में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति और भी कई त्योहार मनाते आ रहे हैं। यह केवल सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। तमाम पिछड़े दलित नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप पिछड़े दलितों के हक अधिकार
तो वहीं झारखंड में रोज हो रहे नए नए सियासी विस्फोट और रण का समीकरण पूरी तरीके से बदल रहा है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है। अब चुनाव में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। बीजेपी ने अब हेमंत की उम्र को लेकर संग्राम छेड़ दिया है। झारखंड की सियासी फिजा में हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर 5 से 7 साल का जो फेर है वो 5-7 का शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन का उम्र घोटाला 2019 में 42 तो 24 में 49 के हुए कैसे? 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ गई हेमंत की उम्र? इन दो हलफनामों पर गौर फरमाएं। ये दोनों हलफनामे सीएम हेमंत सोरेन के हैं। एक हलफनामा 2019 के चुनाव का है और दूसरा हलफनामा 2024 के चुनाव का है। मगर दोनों हलफनामों में एक बात जो सबको हैरान और परेशान किए हुए है वो है हेमंत सोरेन की उम्र। जी, जो 5 साल में 7 साल बढ़ गई। जी, सही सुना आपने। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही गौर फरमा लीजिए इन दोनों हलफनामों पर। अब झारखंड में ठीक चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर बवाल मच गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनावी हलफनामे में जो अपनी उम्र 49 साल क्या बताई, विपक्ष ने सियासी सवालों से समूची जेएमएम को ही घेर लिया। खास बात यह है कि 2019 में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी। ऐसे में वो अब खुद दावा कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में उनकी उम्र 7 साल बढ़ गई। इस बात पर झारखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में शामिल नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी हार तय दिख रही है, इसी वजह से ऐसे उलझुल आरोप लगा रही है। हालांकि अहम बात यह है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद हेमंत सोरेन के हलफनामे हर किसी को दिखाई दे रहे हैं और अब यही हलफनामा सवाल भी बन रहा है। आमतौर पर नए उम्मीदवारों की उम्र में फर्जीवाड़े की बातें सामने आती हैं, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी की उम्र में फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें घोटाले के आरोप के चलते अपना पद तक छोड़ना पड़ा था और जमानत मिलने के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब ठीक वोटिंग से पहले झारखंड में जमकर बवाल हो रहा है और इसे उम्र घोटाला बताया जा रहा है। इसी पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। बीजेपी कटाक्ष करते हुए कह रही है कि जेएमएम का मतलब झोल, मुस्लिम तुष्टीकरण और माफिया है। खैर, मामला है क्या, एक बार फिर से समझिए। दरअसल हेमंत सोरेन ने 2019 में चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें उनकी उम्र 42 साल थी, लेकिन 2024 में उन्होंने चुनाव के नॉमिनेशन के वक्त जो हलफनामा दिया उसमें उम्र बताई 49 साल, यानी 5 साल में उनकी उम्र 7 साल बढ़ गई। खैर, मौसम चुनावी है, ऐसे में आरोपों के तीर चलते रहते हैं, मगर ये मामला हलफनामे में गलत जानकारी से जुड़े आरोप का है। ऐसे में हेमंत के लिए ये चुनाव के बाद भी मामला मुसीबत का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 2024 के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। दिवाली के अवसर पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर महादेव शिवालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान हर हर महादेव के नारे भी लगे। सीसामऊ विधानसभा का उपचुनाव पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल जाने के बाद हो रहा है, जिन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, जो इस समय महाराजगंज जेल में बंद है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं को सुना। गोरखपुर मंदिर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ।
जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे और गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अगली खबर रांची से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया कल खत्म हो जाएगी। बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान को सफल बनाने को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में दौरा होने वाला है। 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में प्रचार करने आएंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया, घाटशिला और बरकट्ठा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक झारखंड के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे अधिक संभावनाएं हैं कि बीजेपी प्रत्याशियों की तरफ से योगी आदित्यनाथ की सभा के लिए सबसे ज्यादा मांग की जा रही है। धनबाद और गिरिडीह से सटे विधानसभा क्षेत्रों में बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा की मांग प्रत्याशियों द्वारा की गई है। झारखंड में प्रकाश पर्व 6 दिनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों, मुख्यमंत्री की भी जनसभा होगी। इसके साथ पार्टी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा प्रतिदिन यानी हर दिन सभाएं करेंगे। तो वही शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता और सांसद अरविंद सावंत के इंपोर्टेड माल वाले बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए शिवसेना नेता शाइना एनसी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पुलिस ने कई धाराओं में अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मौके पर उनके साथ मौजूद लोगों ने एमपी सावंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सावंत से अपने बयान को लेकर माफी मांगने को कहा। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना उसमें शामिल होने वाली पूर्व भाजपा नेता शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहकर विवाद खड़ा कर दिया, जिससे भगवा पार्टी नाराज है। तो वहीं बरेली में दीपावली की रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बांके की छावनी में गश्त कर रही पुलिस टीम पर जुआरियों और शराबियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों की लाठी, डंडों, लोहे की रॉड, ईंट और सरिया लेकर यानी कि लोहे की सरिया लेकर पिटाई कर दी। 2 पुलिसकर्मियों ने मंदिर के अंदर बंद होकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दरोगा और सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रेमनगर थाने में 15 नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी हमलावरों की तलाश लगातार की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस पर हमला किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर पर दूसरी जो तस्वीर देख रहे हैं आप, उसमें पुलिस के द्वारा पिटाई करने के बाद इनका ये हाल हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये पुलिस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस को बकायदा पीट रहे हैं और बकायदा मंदिर में जाकर गेट बंद करके पुलिस ने अपनी जान बचाई। और दूसरी तस्वीर में इन लोगों का हाल कुछ इस तरीके से पुलिस के द्वारा किया गया कि हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो पहले इन्होंने पीटा और फिर इसके बाद इनकी पिटाई की गई, यानी जस को तस। तो पहले तस्वीर में पुलिस पर इन्होंने लाठियां भाजी और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं यानी अब वाली तस्वीर, उसमें पुलिस ने इन पर बची खुची कसर इन पर निकाल दी गई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं, ये प्रेमनगर के अशरफ खां छावनी का ये पूरा मामला है। और अब ये लोग जो पहले लाठियां भाज रहे थे पुलिस पर, अब ये गलती हो गई साहब, अब हम ये गलती
दोबारा नहीं करेंगे, ये कहते हुए माफी मांगते हुए दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखाई देंगे। और तो वहीं दिल्ली में दीपावली के अगले दिन राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में पटाखा बैन होने के बाद जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के कारण हवा बहुत खराब हो गई। दरअसल दिल्ली समेत पूरे देश में गुरुवार 31 अक्टूबर को धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया और इस मौके पर प्रतिबंध के बावजूद कई राज्यों में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके चलते वहां की हवा में जहर घुल गया। खासतौर से राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखा प्रतिबंध के फैसले की खूब धज्जियां उड़ाई गई, सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और कई इलाकों में रातों में पटाखों के उपयोग से एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर यानी डेंजरस स्थिति तक पहुंच गई। पिछले 4 वर्षों की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री यानी कि बेचने का और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन प्रतिबंध का कोई असर होता हुआ दिल्ली में नहीं दिखाई दिया। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का फरीदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई हैं देवेंद्र सिंह राणा। विधायक के निधन पर बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने शोक जताया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। अमित शाह ने लिखा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगरोटा विधानसभा से विधायक देवेंद्र सिंह राणा के असामयिक निधन से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर की शांति, विकास और जनता के हितों के लिए सदैव समर्पित रहने वाले देवेंद्र ने क्षेत्र की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बिहार उपचुनाव के लिए स्कूल का बैग यानी बस्ता चुनाव चिन्ह मिला है। पार्टी बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर शिक्षा के मुद्दे पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी 2025 में जीतती है तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि अगर 2025 में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो शराबबंदी हटाकर उस पैसे को बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसलिए यह माना जा रहा है कि उन्हें शिक्षा से जुड़ा चुनाव चिन्ह मिला है। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति के बारे में बात कहीं हो रही है। ये हम कहते रहे हैं कि बिहार में कोई भी नेता जाति आधारित राजनीति में शामिल नहीं। तो जनस्वराज जो पार्टी है के संस्थापक प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग की तरफ से बस्ता स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिला है। तो जनस्वराज पार्टी को चुनाव चिन्ह जो है वो स्कूल का बैग यानी कि स्कूल का बस्ता मिला है और बिहार उपचुनाव में जनस्वराज पार्टी वो चुनाव लड़ेगी। तो उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से जनस्वराज पार्टी तैयार है। कहाँ जाति पर बात करते हैं? हम तो रोज कह रहे हैं कि भैया बिहार में तो हमको कोई हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं सारे नेताओं की कि बिहार में कोई भी नेता जाति की राजनीति कर ही नहीं रहा। लोगों को लगता है कि लालू, नीतीश, मांझी ये सब जाति की राजनीति करते हैं। मैं आपको कैमरे पे बता रहा हूँ, रोज सभाओं में कहता हूँ लालू जी जात की राजनीति नहीं करते हैं, मांझी जी जात की राजनीति नहीं करते हैं। अगर लालू जी जात की राजनीति करते तो वो ये कहते कि भाई यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का आरजेडी का नेता बनेगा और सारे यादव लोग आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सारे यादव लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। तो भाई ये जात की राजनीति कहाँ हुई? ये तो अपना और अपने परिवार, अपने बेटे की राजनीति हुई। मांझी जी क्या कह रहे हैं कि भाई आप, मांझी जी मुसहर के समाज की थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में
कोई मांझी समाज का आदमी नेता होगा। मांझी जी तो ये कह रहे हैं मैं मंत्री बन गया, मेरा लड़का मंत्री बन गया, अब मेरे पतों को भी एमएलए विधायक बनाओ। वो मांझी समाज के किसी बच्चे को नहीं स्वीकार करेंगे। और लालू जी, मांझी जी अकेले नहीं हैं। बिहार में जो नेता है, नेता अपनी बात कर रहा है, अपने बच्चे की बात कर रहा है। जात में आप और हम उलझे हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुल्तानपुर पुलिस महकमे डॉग स्क्वाड की शान रही टिल्ली उर्फ रोमी की मौत हो गई। बीमारी के चलते गुरुवार को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। टिल्ली ने कई आपराधिक मामलों को सुलझवाने में मदद की थी। मादा स्वान टिल्ली उर्फ रोमी 2014 से सुल्तानपुर जिले के डॉग स्क्वाड में तैनात थी। वो एडिशनल एसपी के रैंक पर काम कर रही थी। टिल्ली उर्फ रोमी ने पुलिस विभाग में 55 गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों को पकड़ने और महत्वपूर्ण घटनाओं का खुलासा करवाने में सहयोग किया था। सुल्तानपुर पुलिस में कार्यरत डॉग स्क्वाड में हमारी जो स्वान थी उसकी नाम थी रूमी। ये लगातार 10 सालों से यहाँ पे कार्यरत थी। बीमारियों की वजह से जहाँ तक पता चली और एज होने की वजह से इसकी देहांत होगी, जिसको पुलिस लाइन में संपूर्ण सम्मान के साथ विदाई दी गई। रूमी जर्मन शेफर्ड ब्रीड की है। ये 2014 में पुलिस में इंडक्ट किया गया था और दिसंबर 2014 में मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग के उपरांत सुल्तानपुर पुलिस डॉग स्क्वाड में सम्मिलित हुई। बहुत ही डिसिप्लिन, समझदार और लगातार कार्यशील रही। इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे केसेस जो गंभीर प्रकृति के थे, चाहे 7 साल की बच्ची की रेप की घटना हो, चाहे बड़ी चोरी हो, चाहे हत्या हो, लगातार अनवरत वर्कआउट में पुलिस विभाग की मदद की गई। और इसके द्वारा कुल ऐसे 56 केसेस हैं जिसमें लास्ट 10 साल में इन्होंने अपना संपूर्ण और जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। हमें सभी को रूमी पे गर्व है और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी आगे आने वाली दस्ते होंगे उनके लिए भी रूमी एक मिसाल बन के रहेगी। तो वहीं भोजपुर जिले के तरारी थाना क्षेत्र के बड़का गांव में गुरुवार की रात चोरी का झूठा आरोप लगा। एक दुकानदार ने अपनी ही दुकान पर काम कर रहे किशोरी की बिजली के खंभे से बांधकर लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। इलाज के दौरान तरारी पीएचसी में गुरुवार की मध्य रात्रि उसने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। मृतक किशोर के परिजन द्वारा उसके दुकानदार सहित 5 लोगों पर चोरी का झूठा आरोप लगा। बिजली के खंभे में बांधकर लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही तरारी थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन करने में जुट गए। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में मयूर विहार में तैनात कांस्टेबल वरुण यादव ने अपनी कार से एक ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो चालक युवक की आधी गर्दन कट गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नशे में धुत मयूर विहार थाने के कांस्टेबल ने ऑटो में टक्कर मारी और जिसके बाद मौके पर ही ऑटो चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को बचाने के चक्कर में पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल का मेडिकल तक नहीं करवाया। तो वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के लिए कोई ऐसा दाव चलना नहीं चाह रहे हैं जिससे पार्टी की बदनामी हो। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से सबक लेते हुए ऐसा फैसला लिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया और यह कहा कि यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे करते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। अगर ये सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। खड़गे का कहना था कि यहां तक कि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि हम बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे। जब तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे 15 दिनों की गहन चर्चा के बाद महाराष्ट्र चुनाव की गारंटी ने आकार ले लिया है। हम इसकी घोषणा नागपुर और मुंबई में करेंगे। तो बिहार में पुलिस की टीम पर हमले का दौर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में पुलिस की टीम पर हमले होते आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के मोतिहारी जिले से सामने आया है, जहां पुलिस पर पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना इलाके के पूर्वी सरिया पंचायत में वार्ड नंबर 3 में यह हमला हुआ।
इसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया भी जा रहा है कि पुलिस इस गांव के शंभू भगत के बेटे को गिरफ्तार करने गई थी, जिस पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है। लेकिन युवक के परिजनों और पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एसआई सोनू कुमार का सिर फट गया और होमगार्ड जवान मुन्ना पासवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।